सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? नहीं? आवाज आ रही है सबको? नितिन? यस मैम, दिखाई दे रही है। तो आज का जो टॉपिक है ड्रग्स यूज फॉर एनीमिया। ठीक है, आज हम उस ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे जो एनीमिया में यूज की जाती है। तो आज हम एनीमिया के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ कौन सी ड्रग्स एनीमिया के केस में ये एंटी एनेमिक ड्रग्स कौन कौन से हम दे सकते हैं। तो ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ जैसे कि यहाँ पे लिखा है हेमाटोपोइसिस। अब ये बताओ हेमाटोपोइसिस का मतलब क्या होता है? जैसा कि मैंने ब्लड में बताया था, हेमाटोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड सेल्स का फॉर्म होना, प्रोडक्शन होना हेमाटोपोइसिस कहलाता है। तो जैसे कि इसमें लिखा है प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट, ल्यूकोसाइट्स फ्रॉम अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल्स है। मतलब जो अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल्स है उनसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का प्रोडक्शन ही हेमाटोपोइसिस कहलाता है। ठीक है, हेमाटोपोइटिक मैकेनरी डिसाइड इन द बोन मैरो इन एडल्ट। जो हमारा जो हेमाटोपोइटिक जो मैकेनरी है वो कहाँ होता है? हमारे बोन मैरो में होता है। ठीक है, इट रिक्वायर ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट, जिसके लिए मतलब इनको क्या चाहिए? एक एसेंशियल न्यूट्रिशन सप्लाई चाहिए ताकि हेमाटोपोइसिस हो सके। तो इसके लिए हमें कौन कौन सा चाहिए, क्या क्या चाहिए न्यूट्रिएंट? आयरन, साइनोकोबालेमाइन, फॉलिक एसिड एंड प्रेजेंस ऑफ हेमाटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर। तो जो हमारा हेमाटोपोइसिस है इसमें आरबीसी ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के लिए हमें आयरन, साइनोकोबालेमाइन, फॉलिक एसिड और हेमाटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स जब इन्वॉल्व होंगी तभी हमारा हेमाटोपोइसिस होगा और प्रॉपर ब्लड सेल फॉर्म करेगा। ठीक है, तो जैसा कि ये चार्ट मैंने आपको पहले ही क्लास में पढ़ा रखा है। अब बात करते हैं एनीमिया। तो जैसा कि हम आज पढ़ेंगे एनीमिक ड्रग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि एनीमिया होता क्या है। ठीक है, तो ये क्या है? तो इसमें क्या है? एनीमिया क्या है? डिक्रीज इन द सर्कुलेटरी आरबीसीज मास। मतलब इससे जो आरबीसीज मास है उसमें क्या है? यही एनीमिया में जो आरबीसीज है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती हैं। ठीक है, तो नॉर्मल एक और चीज है एक्वायर्ड हेरिडिटरी एबनॉर्मलिटीज ऑफ आरबीटी। मतलब एक्वायर्ड या हेरिडिटरी एबनॉर्मलिटी होती है आरबीसीज की। ठीक है, और इसके जो प्रिकर्सर्स की ये क्या है? एबनॉर्मलिटीज होती हैं। या इट मे बी मैनिफेस्टेशन ऑफ अंडरलाइंग नॉन हेमाटोलॉजिक फैक्टर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? आरबीसीज मास जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये कह लो, कभी भी पढ़ते कि एनीमिया क्या, तो हम कहते हैं हम नॉर्मल कहते हैं लॉस ऑफ ब्लड एनीमिया के बाद। लेकिन इसमें लॉस ऑफ ब्लड किस रिगार्डिंग है? लॉस ऑफ ब्लड का मतलब है हमारी बॉडी में प्रॉपर आरबीसी का फॉर्म ना होना या लैक ऑफ आरबीसी। क्यों? क्योंकि हमारी आरबीसी पे से हीमोग्लोबिन अटैच होती है और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अटैच होते। तो हाँ, नॉर्मल जो अगर स्टडी देखा जाए तो एनीमिया का मतलब होता है लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, और हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आरबीसी पे प्रेजेंट है। तो इसलिए हम नॉर्मली कह देते हैं कि ब्लड लॉस या आरबीसी लैक ऑफ आरबीसी या डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी कॉल्ड एनीमिया। ठीक है, तो लेकिन एनीमिया का जो सीधा लेना देना है वो हमारे हीमोग्लोबिन से लेना देना है। अगर किसी पर्सन में हीमोग्लोबिन कम होगा तो एनीमिया कॉज कर जाएगा। तो अगर किसी पर्सन में हीमोग्लोबिन ज्यादा है, सही है, तो वो एनीमेटिक नहीं, लेकिन अगर हीमोग्लोबिन कम है तो वो एनीमिया कॉज कर जाएगा। इसलिए और जो हीमोग्लोबिन है वो हमारे आरबीसी से बाइंड होते हैं, इसलिए हम इसको आरबीसी से रिलेट करते हैं। समझ में आया? समझ में आया? अब देखो नॉर्मली क्या है, यूजली क्राइटेरिया ऑफ एचबी इन एनीमिया। जैसे कि मैंने बताया ना हीमोग्लोबिन, तो एनीमिया में तो मतलब कौन सा यूजली क्राइटेरिया हमने देखा, तो इसमें क्या है?
अगर इसमें जो मतलब ग्राम पर डे अगर ये क्या बोलते हैं ये 11.5 से है, अगर कम है तो एनीमिया हो सकता है, और अगर मेल में अगर मतलब ये कह लो अगर 14 से कम है तो मैन में हो सकता है। ठीक है, तो देखो एक देन होता है और स्मॉलर देन होता है। ठीक है, अब है कि सिम्टम ऑफ एनीमिया, एनीमिया के कौन कौन से सिम्टम है, तो इसमें देखो क्या क्या है। इसमें जो आपको रेड कलर का जो ज्यादा दिखेगा वो ज्यादा ही सीवियर एनीमिया होगा। तो इसमें कौन कौन से सिम्टम होंगे, अगर हम आई की बात करें तो आई येलो दिखेगी, स्किन की बात करें तो स्किन पेलनेस दिखेगी, कोल्डनेस दिखेगी, येलोइश दिखेगी, रेस्पिरेटरी शॉर्ट ऑफ ब्रीथ होगा, मस्कुलर में वीकनेस फील होगी, इंटेस्टाइन में चेंजेस स्टूल कलर होंगे, साथ साथ सेंट्रल की अगर बात करें हमारे तो उसमें फैटिक होगा, डिजीनेस और फेंटिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ब्लड वेसल्स की बात करें लो बीपी होने लगा, हार्ट की बात करें पल्पिटेशन होगा, रैपिड हार्ट रेट बढ़ जाएगी, और चेस्ट पेन, एंजाइना और हार्ट अटैक होने के चांसेस हो जाएंगे, और स्प्लेन जो है इनलार्ज हो जाएंगे। तो ये क्या है हमारे एनीमिया के सिम्टम्स है। लेकिन इसमें इस स्लाइड में जो आपके रेड कलर के जो सिम्टम्स ज्यादा दिख रहे हैं वो सीवियर एनीमिया के केस में होता है। अब बात करते हैं साइन सिम्टम की, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था। तो पेशेंट विच एचबी लेस देन 7 ग्राम पर डीएल, मतलब अगर किसी में एचबी 7 ग्राम से मतलब जैसे कि मान लो जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया था, मतलब अगर हम एनीमिया की कैटेगरिया अगर डिसाइड करें तो अगर वुमेन की बात करें, अगर वुमेन में मतलब जो कह लो जो हीमोग्लोबिन होना चाहिए वो 11.5 से ज्यादा होना चाहिए, और जो मैन होंगे उसमें 14 से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर जैसे कि इसमें बताया कि लेकिन हमने जो ये साइन सिम्टम किसमें देखे गए हैं, जिनका हीमोग्लोबिन 7 से कम होता है उनमें केसेस में साइन एंड सिम्टम सबसे ज्यादा दिखे। तो इसमें कौन कौन से सिम्टम प्रेजेंट है, तो जैसे है टिश्यू हाइपोक्सिया, फैटिक, हेडेक, डिस्पीनिया, पैलोर, एंजाइना, ट्रैकीकार्डिया, विजुअल इम्पेयरमेंट, lymphadenopathy, enlargement, bone tenderness, blood loss in feces और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, ये इनके साइन और सिम्टम्स शो होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। एनीमिया की अब हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें हमने एनीमिया को क्लासिफाई किया, तो नंबर 1 है हमारा एनीमिया एसोसिएटेड विद डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन, मतलब आरबीसी के प्रोडक्शन का डिक्रीज हो जाने की वजह से जो एनीमिया लूज होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा, थैलेसीमिया होगा, और एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिजीज एंड रीनल फेलियर, मतलब ये कह लो कि ये वो वाले एनीमिया है जिसमें आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहलाएंगे, मेगा लेबोब्लास्टिक और थैलेसीमिया और एनीमिया की वजह से, ये रीनल फेलियर की वजह से होगा। नेक्स्ट है हमें हमारा एनीमिया ड्यू टू इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन, मतलब ऐसा एनीमिया जिसमें आरबीसी जो है, आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन है, मतलब आरबीसी का जो टूटने का जो प्रोसेस है वो बढ़ जाए। तो अगर आरबीसी बहुत ज्यादा टूटने लग जाए तो उस केस में भी एनीमिया होता है। तो इस केस में कौन कौन से एनीमिया आते हैं, हीमोलिटिक एनीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया हमारे वो एनीमिया है जो आरबीसी के डिस्ट्रक्शन की वजह से होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आयरन को, बताया ना दो वर्ड से मिलके बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। तो हमारा जो ब्लड है उसमें आयरन के लिए जो हमारी आरबीसी है, आरबीसी को फॉर्म होने के लिए आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम आयरन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, तो आयरन इन बॉडी इज 4 to 5 ग्राम, मतलब अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारे बॉडी में टोटल जो क्वांटिटी होती है आयरन की 4 से 5 ग्राम ही होता है, क्योंकि हमारा जो इंटेस्टाइन होता है, हमारा इंटेस्टाइन कभी भी हमारा जो इंटेस्टाइन है वो प्रॉपर आयरन को अब्सॉर्ब, मतलब जो हमारे जो फूड होते हैं या हमारी डाइट होती है उससे प्रॉपर आयरन वो अब्सॉर्ब नहीं कर पाते, इसलिए हमारी बॉडी में आयरन की जो क्वांटिटी होती है वो इतनी ही होती है। ठीक है, तो
जो हमारे बॉडी में आयरन की क्वांटिटी होती है वो 4 से 5 ग्राम होती है। तो इसमें लिखा है 65 to 70% इन फॉर्म ऑफ एचबी इन आरबीसी। तो इसमें से जो 65 से जो 70% जो है वो आरबीसी इसमें जो हीमोग्लोबिन है उनको बनाने में हेल्प करते हैं। 4% हमारा मायोग्लोबिन में जाता है और जो रिमेनिंग 1% है वो बहुत सारे हीम के कंपाउंड में वो रोल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमारा और बचा हुआ है 15 से 30% स्टोर इन फॉर्म ऑफ फेरेटिन, और जो 15 से 30% जो आयरन है वो फेरेटिन में स्टोर हो जाता है और हीमोसिड्रीन में आरई सिस्टम में मतलब स्टोर हो जाता है, लीवर में, स्प्लीन, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा और बोन मैरो में स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है आयरन की रिक्वायरमेंट। तो आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर एचबी प्रोडक्शन, मतलब आयरन की रिक्वायरमेंट है हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन के लिए आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, absence of adequate iron small red cell with insufficient HBr फॉर्म, मतलब इससे क्या होगा, अगर मतलब अगर आयरन जो है उसका अमाउंट कम होगा या एब्सेंस होगा तो जो रेड सेल फॉर्म होंगी ना, स्मॉल रेड सेल विथ जो रेड सेल मतलब आरबीसी जो फॉर्म होंगी उन पे इनसफिशिएंट हीमोग्लोबिन क्या होंगे, बनेंगे। ठीक है, अगर आयरन की कमी हो जाए तो आरबीसी से प्रॉपर हीमोग्लोबिन नहीं फॉर्म हो जाएंगे और गिव राइज टू माइक्रोक्रिटिक हिपोक्रोमिक एनीमिया, और जिसकी वजह से माइक्रोक्रिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, कि कौन कौन से ऐसे कॉजेस है जो जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाती है। तो नंबर 1 है डेमोग्राफिक फैक्टर, जिसमें एल्डरली बड़ों को, टीनेजर छोटों को, फीमेल, इमिग्रेटेड, ओवरहिग्नी और विंडोवर को, मतलब ये हाई रिस्क के भी हैं, लो। ठीक है, इसमें हाई रिस्क सबसे ज्यादा है। अगर डाइटरी फैक्टर की बात करें तो लो आयरन आयरन होगा, लो विटामिन सी की वजह से, एक्सेस पाइलेट की वजह से, एक्सेस टी या कॉफी लेने की वजह से, फैट डाइट लेने से होता है। इसमें हाई रिस्क भी होती है और ये बहुत ज्यादा वेरी मतलब ये कह लो कि इसमें जो इनका जो परसेंटेज है ये तीनों ही क्या करते हैं, मतलब ये हाई रिस्क में भी जा सकते हैं। एक है सोशल फिजिकल फैक्टर, जिसमें पुअर्टी, पुअर डिटेंशन, कैंडल बर्निंग, जीआईटी डिजीज, अल्कोहल अब्यूज और डिप्रेशन सबकी वजह से भी एनीमिया मैम सृष्टि को ऐड कर लेना मैम क्लास में। इसमें क्या है, हम आयरन इलेक्ट्रॉन देंगे तो KG बराबर। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, कट रही है। अभी आवाज नहीं आ रही है मैम अब तो आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। बेटा, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। मैम क्लास में सृष्टि को ऐड करना मैम, वो बोल रही है।
आवाज आ रही है सबको? मेरा आवाज आ रही है सबको? यस मैम। मैनेजमेंट ऑफ अनडिसेंस का डेफिनेशन जो ट्रीटमेंट में आयरन और एक पेरेंटरल आयरन। अगर हम ओरल आयरन की बात करें तो हम उसमें फ्यूरस सल्फेट देंगे जिसका अमाउंट होगा 325 mg होगी, और जो एलिमेंट्री आयरन देंगे वो 65 mg के बराबर होगा। फेरस ग्लूकोनेट के साथ हम जो फेरस ग्लूकोनेट देते हैं तो उसमें ये 320 mg लेंगे, और जबकि एलिमेंट्री आयरन जो है 37 mg के बराबर होगा। फेरस फिब्रेट हमारा 325 mg का होगा, और जो हम एलिमेंट्री आयरन देंगे वो 106 mg के बराबर का होगा। ये हमारे ओरल आयरन में आते हैं, ठीक है। अब आता है पेरेंटरल आयरन। इसमें हमारे हम देंगे आयरन डेक्स्ट्रॉन 50 mg एलिमेंटल आयरन पर ml के बराबर, ठीक है। इसमें आयरन का ही बताया तो इसमें क्या अब्जॉर्प्शन कैसे होगा। तो इसमें जो आयरन अब्जॉर्ब फ्रॉम डोडिनम, जो हम आयरन लेंगे वो आयरन जो होगा वो हमारे डोडिनम से अब्जॉर्ब हो जाएंगे अपर डोडिनम, और जो हमारे इंटेस्टाइन का अपर डोडिनम में उससे डोडिनम से हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो फेरिक है, फेरिक इंटेस्टाइन म्यूकोसा सेल, और वो कहाँ जाएगा, वो उससे क्या फेरिक हमारे प्रेजेंट हो जाएंगे। फिर क्या होगा, फेरिक आयरन विद ट्रांसफेरिक इन प्लाज्मा। उसके बाद जो फेरिक आयरन है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट ट्रांसफेरिन से बाइंड करेंगे एंड ट्रांसपोर्ट इन अदर टिश्यू, और वो दूसरे टिश्यू में चले जाएंगे एंड स्टोर इन आयरन के रूप में वो स्टोर हो जाएंगे, ठीक है, और हीमोसिड्रीन को फॉर्म करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, अबाउट 10 to 20% ऑफ डाइटरी आयरन इज जो हम डाइट में 10 to 20% जो आयरन में अब्जॉर्ब हो जाएगा। फॉर एग्जांपल डाइट ऑफ कंटेन, जो हम स्टैंडर्ड डाइट में रखते हैं उसमें 10 to 15 जो मिलीग्राम आयरन का होगा, ठीक है। उसमें से सिर्फ 1 mg ही अब्जॉर्ब होगा। जैसे कि मैंने बताया ना कि जो हमारे इंटेस्टाइन होते हैं वो हम प्रॉपर आयरन को अब्जॉर्ब नहीं करते, बहुत ही स्मॉल अमाउंट को ही अब्जॉर्ब करते। इसलिए अगर हम 10 से 15 ग्राम का अगर हम आयरन लेंगे ना तो उसमें सिर्फ 1% ही आयरन होगा। Absorption increase when iron requirement is increase। अगर आयरन की रिक्वायरमेंट अगर बढ़ेगी तो अब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा, ठीक है, इन प्रेगनेंसी में। तो ये इसका हम लोग है। Absorption increase by glucose amino acid ascorbic acid। जो अब्जॉर्प्शन होगा वो मतलब किसके थ्रू इंक्रीज हो जाएगा, ग्लूकोज अमाइनो एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड के थ्रू इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और डिक्रीज किसके थ्रू होगा, फॉस्फेट बाइकार्बोनेट, बाइल एसिड और एंटी एसिड और टेट्रासाइक्लिन के थ्रू वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन फेरिक आयरन, हाँ, फेरिक फ्रॉम आयरन स्टोर साइड थ्रू ट्रांसफेरिन गो इन आरबीसी। जो हाँ मतलब जो हमारी फेरिक फॉर्म थी ना जो आयरन से बनी थी, जो ट्रांसफेरिन जो क्या थी जो ट्रांसफेरिन में स्टोर होते वो कहाँ जाएंगी, आरबीसी के पास जाएंगी। उसके बाद में 200 से 400 mg ओरल एलिमेंट्री आयरन डेली शुड बी गिवन टू करेक्ट एनीमिया। अगर कोई एनीमिया का पेशेंट तो हम उसको डेली 200 से लेके 400 मिलीग्राम ओरल एलिमेंट्री आयरन सप्लीमेंट उसको देंगे, जिसमें से सिर्फ 20% अब्जॉर्प्शन ही होगा, पूरा परसेंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट शुड बी कंटिन्यू फॉर 3 to 6 months। अगर इसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो उसका जो ट्रीटमेंट है कम से कम 3 से लेके 6 महीने तक लगातार होना चाहिए। दिस नॉट ओनली टू करेक्ट एनीमिया, ये इसलिए नहीं कि एनीमिया करेक्ट होते हैं, लेकिन ये भी है कि इसकी साथ है कि बॉडी में क्या आयरन का स्टोरेज भी होने लगे। एचबी शुड रीच नॉर्मल लेवल इन 1 to 3। और जो अगर हम किसी को 3 से 6 महीने में अगर आयरन डेफिशिएंसी है ये सारे मेडिसिन दे तो जो पेशेंट है ना उसका जो हीमोग्लोबिन है 1 से 3 मंथ के अंदर उसका जो लेवल है वो नॉर्मल आ जाना चाहिए, ठीक है। टू रिस्पॉन्ड ओरल आयरन थेरेपी फेलियर होगी तो उसको ओरल आयरन थेरेपी देंगे, क्योंकि ड्यू टू इनकरेक्ट डायग्नोसिस की वजह से फिर हम उसको आयरन थेरेपी यूज कराएंगे, ठीक है।
अब है इसके एडवर्स यूज, ठीक है, ड्यू टू ओरल आयरन थेरेपी। अब क्या है, अगर हमें किसी चीज से फायदा तो जरूर काम हो सकता है, तो उसका एडवर्स इफेक्ट क्या है? नोजिया हो सकता है, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, डायरिया हो सकता है और ब्लैक स्टूल भी हो सकता है। दे मे बी मिनिमाइज बाय लोअरिंग द डेली, और उसमें क्या है, मिनिमाइज लोअरिंग द डेली डोज या बाय टेकिंग आयरन टेबल इमीडिएटली आफ्टर या विद द मील। मतलब इसमें क्या है, हम जो डेली डोज है वो मिनिमाइज भी कर सकते हैं, या आयरन जो टैबलेट देते हैं ना इमीडिएटली दे सकते हैं, ठीक है। अब है पेरेंटल आयरन थेरेपी। पेरेंटल आयरन थेरेपी में क्या है, पेशेंट अनेबल टू टॉलरेट ऑफ आयरन, जो पेशेंट है वो मतलब टॉलरेट नहीं कर सकता, नहीं एब्जॉर्ब आयरन कर सकते, तो पेशेंट पोस्ट गैस्ट्रेक्टोमी स्मॉल बाउल absorption syndrome, inflammatory bowel, ID, compliance of patient advanced chronic renal disease में हम इसको अप्लाई करते हैं। अब आता है इंडिकेशन फॉर द यूज ऑफ आयरन, मतलब कौन कौन से केसेस में हम आयरन का यूज कर सकते हैं। तो उसमें ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में हम इसका यूज कर सकते हैं। टू इंक्रीज आयरन रिक्वायरमेंट, ठीक है, हाँ, बॉडी में आयरन की रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करने के लिए हम दे सकते हैं। नंबर 3, इनएडिक्वेट आयरन ऑब्जर्प्शन, साथ साथ मतलब आयरन के ऑब्जर्प्शन को बढ़ाने के लिए हम ये दे सकते हैं। अब आता है आयरन टॉक्सिसिटी। आयरन के जैसे कौन कौन सी टॉक्सिसिटी हो सकती है, तो अगर एक है एक्यूट और दूसरा है क्रॉनिक। एक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म और क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म में क्या होगा, नेफ्रोटाइजिंग गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है, विथ वॉमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ठीक है, ब्लडी डायरिया हो सकता है, लेथार्जी हो सकती है, डिस्पीनिया हो सकता है, ठीक है, साथ साथ बॉल इरिगेशन हो सकता है। और अगर हम क्रोनिक की बात करें तो इसमें हीमोक्रोमेटोसिस हो सकता है, जिसकी वजह से आयरन जो जिसमें क्या होगा, इसमें जो आयरन है वो हार्ट में डिपॉजिट होने लगेगा, लीवर में, पेनक्रियास और अदर ऑर्गन में डिपॉजिट होने लगेगा। और ये जो इसकी वजह से क्या होगा, इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे कि इनहेरिटेंस जैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इस रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है, एग्जाम्पल में थैलेसीमिया। अब सेकंड आता है हमारा कैब्लोमाइन। अभी हमने आयरन के बारे में बात करें, अब हम बात करें कैब्लोमाइन विटामिन B12 जो हमारे एनीमिया की ट्रीटमेंट में हम यूज करते थे। कैब्लोमाइन विटामिन B12, तो ये क्या है, इम्पेयरमेंट ऑफ डीएनए सिंथेसिस इफेक्ट ऑल सेल्स, ठीक है, इम्पेयरमेंट करेगा डीएनए सिंथेसिस के लिए। साथ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कैल्बोमाइन या फॉलिक एसिड, अगर फॉलिक एसिड कैल्बोमाइन की डेफिशिएंसी तो उसके लिए होगा। और डेफिशिएंसी हो एनीमिया के केस में हो या जेटिन सिम्टम हो तो उस केस में हम कैल्बोमाइन विटामिन यूज करते हैं, ठीक है। अब फार्माकोकाइनेटिक्स का रोल क्या है, तो ये इसका जो सोर्स है वो हमारा मतलब कह लो मीट है, एग है, डायट्री प्रोडक्ट्स इसका सोर्स है, ठीक है। कैब्लामाइन इज अब्सॉर्ब फ्रॉम जीआईटी, मतलब जो कैब्लामाइन है वो हमारे जीआईटी ट्रैक्ट से अब्सॉर्ब होगा इन द प्रेजेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर के प्रेजेंस से हमारे जीआईटी से कैब्लामाइन का अब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, एक प्रोडक्ट ऑफ पेरेंटल सेलर स्टमक, ठीक है। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट इज कंप्लाइज बाय बाइंडिंग टू ट्रांसकोबलामाइन सेकंड, जब ये हमारे कोबलामाइन मतलब बाइंडिंग करेगा ट्रांसकोबलामाइन सेकंड से, तो तभी ये प्लाज्मा में ट्रांसफर होगा। कोबलामाइन इज स्टोर इन लीवर इन लार्ज अमाउंट में, लीवर में कोबलामाइन स्टोर होता है। नॉर्मल इंडिविजुअल है इनफ टू लास्ट 5, और जो नॉर्मल कोई पर्सन होगा तो उसमें कम से कम 5 साल तक ही स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। इट इज अवेलेबल इन टू फॉर्म, ये जो है टू फॉर्म में अवेलेबल है। नंबर 1 है साइनोकोबालामाइन और दूसरा है हाइड्रोक्सी कैलेबमाइन एज लॉन्गर सर्कुलेटरी हाफ लाइफ, ठीक है। अब हम बात करें विटामिन B12 की, क्या है क्लिनिकली यूज एंड टॉक्सिसिटीज क्या है। बोथ एजेंट आर हैव इक्विवेलेंट इफेक्ट, दोनों एजेंट का इक्विवेलेंट इफेक्ट है, ठीक है। और इसे ट्रीट और ये किस लिए यूज की जा रही है, ट्रीटमेंट फॉर नेचुरल पेनिकियस एनीमिया के लिए यूज करिए, और साथ साथ एनीमिया कॉज बाय गैस्ट्रिक डिसेक्शन के थ्रू जो एनीमिया को उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है विटामिन B12 जिसमें क्या डेफिशिएंसी लीड टू एनीमिया, जिसकी डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्पटम्स हो सकते हैं, साथ साथ न्यूरोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटीज भी हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या है डॉक्सी एडिनोसाइन
कैबलामाइन, मिथाइलोकैबलामाइन, ये क्या एक्टिव फॉर्म है हमारे विटामिन इन ह्यूमंस में, ये हमारे एक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और जो साइनोकोबैलामाइन और हाइड्रोकोबैलामाइन जो है ये फूड सोर्स की वजह से मिलता है, मतलब एक है जो हमारे ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है और दूसरा है जो फूड से मिलता है। तो सोर्स ऑफ विटामिन जो है जैसे हमने पढ़ा था वो हमारे मीट, एग और डेयरी प्रोडक्ट्स है। और ये जो विटामिन B12 इज समटाइम कॉल्ड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स को हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। तो ये क्या है, स्टोर इन लीवर, ये स्टोर में ये हमारे लीवर में स्टोर रहता है, ठीक है, कम से कम 3000 से 5000 माइक्रोग्राम में, ठीक है। ओनली ट्रेस अमाउंट है नॉर्मली लॉस्ट इन लीवर, कुछ और यूरिन में बहुत ही ट्रेस अमाउंट में ये क्या होते हैं, लॉस होते हैं। नॉर्मल डेली रिक्वायरमेंट आर ओनली अबाउट 2 मिलीग्राम, जो mg मिलीग्राम, जो हमारा जो रिक्वायरमेंट है डेली के हिसाब से सिर्फ 2 मिलीग्राम की ही सिर्फ जरूरत होती है, ठीक है। डेफिशिएंसी इन ह्यूमन मोस्ट ऑफ द रिजल्ट माल अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है कि विटामिन B12 का मतलब अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, उसमें कमी हो जाती है, ठीक है। अब इसके यूजेस कहाँ हैं, इसके यूजेस हैं ठीक है, न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज में, गैस्ट्रेक्टोमी में, साइनाइड पॉइजनिंग में हम इसका यूज, साइनाइड पॉइजनिंग, गैस्ट्रेक्टो, न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज, पैरासीमियस एनीमिया में हम इसका यूज करते हैं। इसकी इनिशियल थेरेपी में हम स्टार्टिंग थेरेपी में 100 से 1000 मिलीग्राम ऑफ विटामिन B12 डेली दे सकते हैं, एवरी अदर डे 2 हफ्तों के लिए दे सकते हैं। इसका मेंटेनेंस जो है वो 100 से 1000 मिलीग्राम है, ठीक है, 1 मंथ के लिए लाइफ में। वाई फॉलिक एसिड गिव विद विटामिन B12, कि हम फॉलिक एसिड को विटामिन B12 के साथ क्यों देते हैं, तो ये क्या करता है, हेल्प रिफिल द टेट्राहाइड्रोफोलेट पूल एंड पार्शली फुली करेक्ट एनीमिया। ये हम फॉलिक एसिड विटामिन B12 के साथ इसलिए देते हैं ताकि टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है वो मतलब फिल हो सके और साथ साथ ये एनीमिया को पूरी तरह से करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सोजीनस फॉलिक एसिड डज नॉट करेक्ट द न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट टू कोलाबाइन डेफिशिएंसी, कोबलामाइन डेफिशिएंसी में अकेले जो फॉलिक एसिड वो रोल नहीं कर सकते, इसलिए इसके साथ हम B12 भी देते हैं, ठीक है। अब फॉलिक एसिड की जैसा लाइक कैबलामाइन, फॉलिक एसिड रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल डीएनए सिंथेसिस, its deficiency usually present as मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मतलब ये हम जो हमारा फॉलिक एसिड है ये हमारे कोबलामाइन फॉलिक एसिड जैसे है, जैसे जो हमारे डीएनए सिंथेसिस में मतलब सिंथेसिस में हेल्प करता था उसी तरह, ठीक है। और इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी हो सकता है। इन एडिशनल डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड की कमी से भी मतलब क्या होगा, उसकी वजह से डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसकी वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में जैसे कि हमने से सोर्सेज में बारे में बात किया है, और जो हमारे जिसके सोर्सेज है वो हमारे ईस्ट, लीवर, किडनी और ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं। फॉलिक एसिड इज readily absorbed from GI tracts, क्योंकि only modest amount are stored in body, बस modest amount ही बॉडी में स्टोर होंगे, ठीक है। फॉलिक एसिड इज कन्वर्टेड टू टेट्राहाइड्रोफोलेट बाय द एक्शन ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्शन के थ्रू ही होगा, ठीक है। अब आता है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी इज मोस्ट ऑफन कॉज्ड बाय डाइटरी इनसफिशिएंसी एंड malabsorption, मतलब जो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है वो नॉर्मली डाइटरी इनसफिशिएंसी की वजह से होती है और साथ साथ malabsorption की वजह से होती है। एनीमिया रिजल्टिंग फ्रॉम फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, एनीमिया की वजह से फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, यही है। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट विल करेक्ट द एनीमिया, जो फॉलिक एसिड सप्लीमेंट है वो एनीमिया को ठीक करता है बट नॉट द न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट को ठीक नहीं कर सकता। फॉलिक एसिड हैज नो रिकॉग्नाइज्ड टॉक्सिसिटी। अब आता है इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन क्या है, यूज फॉर एनीमिया। इरिथ्रोपोइटिन इज यूज्ड फॉर एनीमिया एसोसिएटेड विद रीनल फेलियर, ठीक है। जो ये जो इरिथ्रोपोइटिन है ये एनीमिया यूज किया जाता है जो रीनल फेलियर की वजह से सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और साइटोटॉक्सिसिटी के वजह से क्या हो सकता है, थ्रोम्बोलाइसिस, कार्डियोवास्कुलर इवेंट हो सकते हैं व्हेन यूज लॉन्ग
विद सम अदर इरिथ्रोपोइटिक एजेंट के साथ अगर हम यूज करें, ठीक है। अब आता है डार्बीपोएटिन, ये क्या है, लॉन्ग एक्टिव वर्जन है हमारे इरिथ्रोपोइटिन का, ठीक है। जो डार्बीपोएटिन है ये लॉन्ग वर्जन है, काफी बेहतर दिया जा सकता है। आवाज आ रही है सबको? यस मैम। ठीक है, अब बात करते हैं सिकल सेल डिजीज की। डिजीज है जो हमारे आरबीसी होते हैं, उनका जो शेप होता है ना सिकल सेल टाइप में हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम उसे सिकल सेल डिजीज बोलते हैं। तो इसकी वजह से भी एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सीवियर हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ एनीमिया इन विच म्यूटेंट फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन डिस्टोर द रेड ब्लड सेल इन, मतलब कहने का मतलब है कि इन कुछ सीवियर हेरिडिटरी की वजह से जो हमारे आरबीसी का शेप जो होता है ना सिकल की वजह से हो जाता है, इसलिए हम उसे सिकल सेल डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। अब साइड इफेक्ट हो हाइड्रोक्सिनर क्या, बोन मैरो सप्रेस हो जाएगा और क्यूटेनियस वेसिकुलराइटिस हो जाएगी।